नमस्कार साथियों, आपका यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। मेरे पास कुछ जो मेंस दे रहे हैं उनकी क्वेरी आई थी कि सर थोड़ा-सा आंसर राइटिंग में बता दीजिए। हालाँकि मेरा उनको सजेशन होगा कि जिस प्रकार से वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो अपना उसको ही आगे क्रम में बढ़ाकर रखें। हालाँकि मैंने जो आंसर राइटिंग की थी वो मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँगा, एक रिव्यू दे दूँगा आपको, ताकि आप उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर सकें और आप भी अपना बेहतर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आपने जो लिखा उसमें कोई कमी होगी। निश्चित तौर पर बस कुल मिलाकर आंसर राइटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टॉपिक कवर होते हैं, है ना? उसमें जो भी बात की गई हो उसमें एक कवर पूरा कंप्लीट होता हो और साथ में इस बात के लिए कि क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है, आपने उसका आंसर दिया कि नहीं दिया, उसके सारे पार्ट का आंसर दिया। उसके बाद आपने अपना ऐड ऑन उसमें क्या किया है, ठीक है? और उसके अतिरिक्त आप एक अच्छा-सा लास्ट पार्ट लिख सकते हैं और उसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये मेरा जीएस 1 का स्कोर कार्ड है। जीएस 1 में मेरे 200 में 130 मार्क्स आए थे। माध्यम मेरा हिंदी ही है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कैसे लिखता था आपको मैं बता सकूँ। और आपके भी नंबर इससे भी अच्छे आ सकते हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है मुझे उसमें। और आप भी एक दिन लोगों को बता सकते हैं कि सर ने ऐसा बताया था मुझको, मैंने उसमें कुछ और ऐड ऑन किया, मैंने कुछ और अच्छे मार्क्स गेन किए। जीएस 1 ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि आप जीएस 1 इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसे अच्छा पोर्शन होता है जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जीएस 4 भी कमोबेश आपके लिए बहुत अच्छा है और अगर आप देखें तो आपका ऑप्शनल ये कुछ पोर्शन रहते हैं और एक हिंदी का पेपर जो अलग से होता है वो। ये कुछ ऐसे 5 ही पेपर हैं, मैं कहूँ 6 पेपर हैं फर्स्ट और सेकंड। ये 6 पेपर आपके पास ऐसे हैं जिस पर आप इंग्लिश मीडियम से थोड़ा-सा बेटर कर सकते हैं। सभी मामलों में तो नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप उनसे कुछ नंबर जो आप जीएस 2 और जीएस 3 में पीछे हो जाएँगे, वो कहीं न कहीं आप यहाँ कवर कर सकते हैं। तो यही मेरा पूरा जो मोटिव है वो आपको यही चीज़ बताने का है कि आप कहाँ पर अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। तो जीएस 1 आपका अच्छा एक टॉपिक है। जीएस 1 एक अच्छा आपका एक पेपर है, जिसमें हिंदी मीडियम थोड़ा-सा आसानी से नंबर गेन कर पाएगा। मैंने कुछ 2 आंसर लिए हुए हैं, उनका मॉडल आंसर टाइप का होगा वो। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँगा कि मैं कैसे आंसर राइटिंग करता था। क्योंकि देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, पहली बात तो ये है कि अब क्या होता था अब क्या होता है कि जैसे कुछ मार्क्स जो आपके अ, आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ 12 मार्क्स के आते हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के हैं और 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। इस तरीके से डिवाइड रहते हैं। तो आपके 8 मार्क्स के लिए करीब वो 2 पेज दे देता है या डेढ़ पेज भी दे सकता है। ये अलग-अलग सेशन पे अलग-अलग देखने को मिला है। और 12 मार्क्स वाले पे आपको वो करीब ढाई पेज के आसपास या 3 पेज भी दे सकता है। इस प्रकार से रहता है। तो आपके पास लिखने के क्या-क्या मॉडल हो सकते हैं, पहले उसका थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे जीएस 1 को कैसे लिखना है, इसके 1-2 क्वेश्चंस जो मैंने प्रैक्टिस किया था, तो उन पर थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। फिर मैं टेस्ट सीरीज में कैसे लिखता था, टेस्ट सीरीज की कॉपियों को भी थोड़ा-सा देखेंगे, उस पे भी एक वैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और आपको मैं बताऊँगा कि मैंने जब मैं लिखता था, तो मैंने क्या-क्या कमियाँ उसमें की, तो आपको क्या-क्या उस पे ध्यान रखना है। देखिए, आपके पास कई चीज़ें होती हैं, आपके पास एक लिखने के लिए आपके पास कई लोगों ने आपको बताया होगा कि इस त्रिभुज का प्रयोग करें, चतुर्भुज का प्रयोग करें, विभिन्न प्रकार की आकृति। आप षटभुज का प्रयोग करें और या फिर आप सीधा इसको दंडात्मक प्रयोग करें, सीधे सिंपल लाइन पे, या फिर आप पॉइंट्स में डिनोट कर सकते हैं चीज़ें, या फिर आप जैसे कोई एक पॉइंट लिख दिया, उसी को इस तरीके से आप चीज़ें बता सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं आंसर को। जैसे मान लीजिए आर्थिक कारण आपने लिखा, क्योंकि जीएस की राइटिंग थोड़ा-सा अंतर होता है ऐसे से। आर्थिक कारण है तो आर्थिक कारण में आप यहीं से आप आपको समय नहीं है पॉइंट डालने का 1-2 लिखने का, तो आप सीधा यहीं से एक लाइन खींच दीजिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ डायग्राम होता है और आपको सारे क्वेश्चंस में यही नहीं कि त्रिभुज ही बनाना है, कहीं त्रिभुज का प्रयोग करिए, कहीं चतुर्भुज का प्रयोग करिए, इसमें 4 प्रकार के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है? और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि उस समय
हो सकता है आपने याद किया हो 6 पॉइंट और आपको वहां पर 3 या 4 पॉइंट याद आए। हो सकता है ऐसा, क्योंकि जरूरी थोड़े ना कि आपको सब यहाँ पर याद आ जाएगा पेपर में। तो आप गोले का प्रयोग कर लीजिए। गोले में क्या रहता है कि इसमें फिक्स रहता है कि आप ऐसे बना सकते हैं, 1 पॉइंट लिख सकते हैं, 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 पॉइंट लिख सकते हैं, 4 पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर स्कीम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप परिणाम लिख सकते हैं, आप कुछ भी मतलब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं मॉडल के आपको यही सब लिखना है। तो ये इतने प्रकार की चीज़ें होती हैं जो आपको लिखनी होती हैं। और इसके अतिरिक्त आपके पास जो रॉ मटेरियल होता है वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो 20 क्वेश्चन आएंगे, निश्चित तौर पर आपने बहुत पढ़ाई की होगी तो आप 14 से 15 क्वेश्चन करने में सक्षम हो पाएंगे। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप करीब 50% कर लेंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे उसमें जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि कहाँ से आया, पता ही नहीं होगा। लेकिन आपने उसमें क्वेश्चन में कुछ शब्द पढ़े होंगे, जैसे पारिस्थितिकी सुन लेंगे आप, या एसडीजी टाइप का कुछ सुन लेंगे, तो इस टाइप के कुछ शब्द आपको उसमें पता चल जाएंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इन 2 क्वेश्चनों की तैयारी कैसे करें, इन चीज पर जरा फोकस रहना चाहिए। ये 14-15 क्वेश्चन तो आप मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग ये कर लेंगे। बस लिखने के तरीके में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है ये। और जो शेष 3 क्वेश्चन है उसमें भी आप 50% अपना दे ही रहे हैं, उसमें थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। और ये 2 क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चनों में भी आपको कुछ ना कुछ लिखना है। मान लीजिए ये 12-12 नंबर के हैं, तो आपको इतना तो लिखना है कि कम से कम 3 नंबर उसमें आ जाए, 3 से लेकर 4 नंबर तक। और ऐसा भी ना लगे कि उस टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, आपको कोई कथा नहीं लिखनी है उसमें। टॉपिक अगर पूछा गया है तो चीज गोल पर, कुछ संबंधित चीज पर, विशेष चीज को इंडिकेट करते हुए, और आपको वो चीज आपने पढ़ी नहीं है, आपके लिए नई है, तो आपके पास कुछ रॉ मटेरियल उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर रॉ मटेरियल के साथ जाते हैं, रॉ मटेरियल मीन्स होता है कुछ ऐसा डाटा जो बस आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स में आपकी भारत की जो संस्थान निकालते हैं इनके, प्लस वर्ल्ड लेवल पे, ये मैंने आपको निबंध में भी बताया था। तो ये जो संस्थान होते हैं इनका इंडेक्स आपके पास होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है, रॉ मटेरियल इंडेक्स के साथ आपके पास शब्दों का थोड़ा सा जाल होना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे मैं लोगों को सजेस्ट करता था, जैसे आप ये मान लीजिए प्रौद्योगिकी है, तो प्रौद्योगिकी शब्द जो है आपने इस्तेमाल किया, तो ये 4 शब्द का है, इसमें थोड़ा लिखने में समय लग जाएगा। आप टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, ये आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी कि आप हिंदी मीडियम पे तो आप इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कहीं पर जैसे आपको जैसे कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन आप ऐसे लिख सकते हैं, और आपको कन्वेंशन को कन्वेंशन ही लिखना है, क्योंकि कन्वेंशन प्रचलित शब्द है, प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करिएगा, है। जैसे टेक्नोलॉजी आप प्रयोग कर सकते हैं, कन्वेंशन आप प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं कहीं आप इकोनॉमी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकायदा इस तरीके से चीजों को बना सकते हैं। और अगर और थोड़ा शब्दों पे बातचीत कर ली जाए, तो जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे शब्द बड़े बड़े आ जाते हैं। जैसे आप उसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश से बहुत बड़े बड़े शब्द रहते हैं, जैसे अनुच्छेद, अनुच्छेद हिंदी में हो गया, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन उसको आर्टिकल करके अगर आप लिखेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आर्टिकल आप लिखें इस तरीके से, ये आर्टिकल। इससे क्या होता है कि जो आपकी शब्द लिखने में ना, इसमें कुछ मिली सेकेंड का आपके पास समय बचेगा, और आपको अंदाजा नहीं होगा, ये जो सेकेंड थोड़े थोड़े आप बचा लेंगे, तो करीब आप 1 से 5 मिनट तक आपकी जो राइटिंग है उस हिसाब से आप लास्ट में बचा लेंगे, और सब चीज़ों को कर लेंगे। और मेरा लिखने का क्या पैटर्न होता था, जैसे मैं 1 से लेकर जो 10 क्वेश्चन शुरुआत के होते थे, पहले मैं 1, 2 और 3 क्वेश्चन जो होता उसमें बेहतर तरीके से, कारण क्या है, एक मनोविज्ञान होता है सिंपल सा, उसमें ये बोला जाता है कि जो शुरुआती आपका इंप्रेशन है वो कैसा है। आप 1, 2 और 3 क्वेश्चन अगर आप बेहतर लिखते हैं, तो मान लीजिए किसी कारणवश आपके तीनों अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी आपने कुछ इस तरीके से लिखा है कि इंप्रेशन उसका अच्छा पड़ा, तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन है। किसी न किसी तरीके से जो प्रोफेसर होगा जो कॉपी चेक कर रहा है आपकी, उसको ऑन एन एवरेज नंबर देने हैं 3 से 4। बहुत अच्छा लिखेंगे तो 5, और बहुत ही ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखेंगे तो 6।
लेकिन हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख नहीं पाता है, और मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतना एक्सपेक्टेशन पे 6 नंबर वाले पर 6 नंबर आ जाए, ये आपकी मतलब आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 4 से लेकर 5 नंबर वाली लाइन पर रहना चाहिए, इस वाली लाइन पर रहें। और या फिर आप 3 से 4 वाली लाइन पर रहें, 3, 4, 5 ऐसे नंबर आपके रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज हमारा करीब 4 से लेकर 4.5 नंबर का होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपके 10 क्वेश्चन हैं तो आप करीब 45 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन से निकाल लेंगे। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर के आते हैं, यहाँ पर एवरेज मार्क्स 5 से लेकर 6 होता है। अगर आप 6 नंबर एवरेज लेकर आ रहे हैं 6 नंबर, तो 60 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे, तो आपके 105 मार्क्स कोई रोक नहीं पाएगा। एवरेज है ये, केवल एवरेज। अभी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया ही नहीं, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, तो और कुछ क्वेश्चन बहुत शानदार आते होंगे। बस एवरेज मैं बोल रहा हूँ इतना बनना चाहिए। जैसे किसी क्वेश्चन में 8 भी मिल सकते हैं, तो किसी क्वेश्चन में आपको 5 मिलेंगे, तो किसी में आपको 4 भी मिल सकता है, जिसमें आपको कम आता हो 3.5 भी मिल सकता है ना। लेकिन एवरेज अगर जब आप इन सब का जोड़ेंगे तो आपके करीब 4.5 से लेकर आपको 6.5 नंबर तक इसके बीच में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप एवरेज जोड़ेंगे दोनों, आप शॉर्ट क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का, तो आपके करीब 90+ मार्क्स बन जाएंगे। तो 90+ मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। आप इस और आपको अगर कोई दिक्कत भी आती है, मान लीजिए आपके नंबर किसी में कम आते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके नंबर कहाँ कम पड़े। दिक्कत क्या होती है कि हम लोग नंबर बहुत ज़्यादा जोड़ लेते हैं अपने, और अगर कहीं फिर नंबर कम आते हैं तो हम कभी आइडिया ही नहीं लगा पाते हैं कि कमी कहाँ हो। तो पहले से ही एवरेज मार्क्स लेकर चलिए। वहां पर कई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी राइटिंग कैसी रही और आपकी पिछली वाली कॉपी में कैसे लिखा था, अगर उसमें बहुत बेहतर लिखा होगा निश्चित तौर पर, और आपने उससे कमजोर लिखा होगा तो आपके नंबर कुछ कट सकते हैं। या आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपकी बाद वाली कॉपी में बहुत खराब लिखा है, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। और फिर उस दिन जिस दिन कॉपी चेक करने वो आया है, उस प्रकार की उसकी मेंटलिटी कैसी है, वो नंबर देना चाहता है या नहीं देना चाहता। तो आप अपने आप को एवरेज जोन में रखेंगे, उसको सेफ जोन बोलते हैं, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। क्या होता है, सेफ जोन में अगर प्लस नंबर आ जाएंगे तो आपका पॉजिटिव है, और और वो फायदेमंद होता है। ये पॉजिटिव जो है ना, आपका ये एक्स्ट्रा एज का काम करेगा, आपको मतलब अच्छे मार्क्स ले आएगा, आपका जो लिस्ट सिलेक्शन जो है उसमें रैंक ऊपर कर देता है। बस इतना ही फायदा इसमें होता है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू अच्छा दे लेते हैं, तो ये भी अगर आपका दिन अच्छा होता है उस दिन का, तो आप यहाँ पर भी बेहतर नंबर ला सकते हैं। 50 से लेकर 80 नंबर तक यहाँ मार्जिन होता है। आप इसके बीच में कितने भी नंबर आप ला सकते हैं। कोशिश करिएगा 60, 65, 65, 70। हालांकि मेरे खुद के इंटरव्यू में 85 नंबर थे, बहुत ज्यादा खास नहीं था। लेकिन ये दिन दिन की बात होती है, हो सकता है आपने जो पढ़ा हो वही आपसे पूछ ले, क्योंकि ये दूसरे साइड पर डिपेंड होता है। ये आपके ऊपर 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 डिपेंड नहीं, ये दूसरे साइड पर डिपेंड होता है, तो वो आपसे क्या पूछने वाला है और आप उसका क्या एक्सपेक्ट आंसर देंगे, तो वो सोच कर रखा है पहले से। तो यहाँ पर काफी मार्जिन मिल जाता है। ये सब चीजें होती हैं, उनको आंसर राइटिंग में देखना चाहिए। तो जल्दी से एक दो आंसर से देख लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग इन आंसर राइटिंग पर बातचीत करते रहेंगे कि और क्या क्या हमको चीजें देखनी होती हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का नगरीय नियोजन आधुनिक नगरीय नियोजन का आधार प्रस्तुत करता है। अब ये सेंटेंस कई प्रकार से पूछा जा सकता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता आधुनिक नगरीय सभ्यता का ही एक द्योतक है, इस टाइप से चीजें पूछ सकता है। या आधुनिक नगरीय सभ्यता की समीक्षा कीजिए कि प्राचीन नगरीय सभ्यता ज्यादा सभ्य थी, इस टाइप की चीज पूछी जा सकती है। तो सबका आंसर लगभग लगभग इसी टाइप का होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर हो जाएगा। ये एक मॉडल आंसर टाइप का है। मतलब जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो मुझे एक आइडिया था कि इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, तो ये मैंने उसमें अपना एड ऑन किया था, आंसर उसको लिखा था। और इस तरीके से अगर आप आंसर लिख लेंगे ना, तो आपको बहुत याद नहीं करना पड़ेगा, वहां पर आप तत्कालीन आपका दिमाग में ही स्ट्राइक करेगा और आप चीजों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बातचीत अगर करें, तो हड़प्पा सभ्यता का नगरीय नियोजन आधुनिक नगरीय नियोजन का आधार प्रस्तुत करता है। तो पहले पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर आधुनिक नगरीय नियोजन किस प्रकार से आधार बनाता है, इन सब चीजों को बताना है। हमारे पास पेज केवल 1.5 है, लेकिन हमें बातें बहुत सारी करनी हो सकती है। हम चाहें तो इसमें 6 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन 1.5 पेज में ही हमको अच्छा से अच्छा लिखकर बताना है। तो मैंने इसमें लिखा था कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, आप जानते हैं। विश्व स्तर पर बेहतर नगरीय नियोजन हेतु विख्यात ये हड़प्पा सभ्यता है, और यूनेस्को द्वारा इसको हड़प्पा साइट मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है।
तो ये नगरीय नियोजन के लिए आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की नगरीय नियोजन व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। मैंने मोहनजोदड़ो को कहीं न कहीं यूनेस्को से जोड़ने का प्रयास किया है और ये थोड़ा-सा इंट्रो देने का प्रयास किया है, ताकि एग्ज़ामिनर को ये आइडिया रहे कि हम यूनेस्को भी जानते हैं और मोहनजोदड़ो जैसा जो शब्द है उसको भी जानते हैं। तो हड़प्पाकालीन नगरीय नियोजन की कुछ बातें, नगरीय नियोजन में क्या-क्या होता है? आप जानते हैं नगरीय नियोजन का विकास, डेवलपमेंट, सड़कें होती हैं, भवन होती है, जल व्यवस्था होती है, नगर होती है। तो मैंने इस पर दिया है एक आइडिया दिया है कि मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की सड़कें मिलती थी, एक जाल के रूप में मिलती थी, सड़कों पर उतारती थी। विशाल सड़कें शहर को खंडों में जोड़ती थी, छोटी सड़कें जो हैं घरों तक पहुँचती थी। भवन जो है, निवास गृह जो हैं, सार्वजनिक भवन का विकास तथा भवनों में निजी कुएँ भी होते थे। निजी कुएँ से तात्पर्य ये होता था कि कहीं न कहीं वहाँ पानी की व्यवस्था बेहतर है। जल व्यवस्था को हमने देखा है, नाली पूरी तरीके से ढकी हुई मिली है। प्रत्येक घरों से छोटी नालियाँ मिलती थीं, बड़ी नालियों तक ये पहुँचती थीं। इस प्रकार की चीज़ें जल व्यवस्था में देखी जा सकती है। नगर 2 भागों में विभाजित था, ऊपरी नगर तथा निचला नगर। निचला नगर ऊपरी नगर हेतु आधार देता था, क्योंकि यह एक शासक वर्ग था। ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें आधुनिक नगर में हम उससे समानता देखिए, ये मेरा ब्रैकेट लगाने का मतलब केवल यही है, मैं समानता दिखाते हुए यही प्रूव कर दे रहा हूँ। क्योंकि समय इतना नहीं है मेरे पास कि मैं अलग-अलग लिखने जाऊँ और फिर अलग-अलग, ना ही इतना स्पेस है, ना ही इतना समय। यहाँ मैंने सड़कों की बात की, तो यहाँ पर भी मैंने सड़कों के साथ में बात कर दी है। ये एक हेडिंग पढ़ी गई है, तो यहाँ पे लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी मुझको। इसमें मैंने लिखा है कि आधुनिक नगरों के विकास में भी सड़कों का यही जाल बिछाया जा रहा है, ताकि सभी घरों तक आसानी से पहुँच बन सके। और कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण दे दिए, रिंग रोड दे दिया, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दे दी और ये कुछ और लिखा हुआ है। इस प्रकार की जो परियोजनाएँ चल रही हैं सड़कों की, उनकी हमने जानकारी दे दी। ठीक है? और यहाँ पर देखते हैं, अगर भवनों की बात करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भवनों के निवास गृह, सार्वजनिक भवन अलग से डेवलप किए जाते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया कि जो भी कच्चे घर हैं, उनको एक बेहतर घर व्यवस्था दी जा रही है। उसमें जल की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, किचन की सुविधा है। ये सब हड़प्पाकालीन जो सभ्यताएँ थी, वहाँ पर भी ये सब मिलता है। स्नानागार मिलता है, निजी कुएँ मिलते हैं, उनके अपने अन्नागार, अन्न जहाँ वो इकट्ठा करते थे, वो अन्नागार टाइप के मिलते हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें वर्तमान आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में बाकायदा किचन की व्यवस्था है और एक बरामदा, एक छोटा-सा कमरा, ये सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। तो उस चीज़ से आप जोड़ सकते हैं। जल व्यवस्था की बात करें, तो नदियाँ-नाली पूरी तरीके से ढकी होती थी। वर्तमान में क्या हो रहा है, नगरीय नियोजन के लिए मैनहोल जो विकास किए गए उनको बंद किया जा रहा है। जो मैनहोल जो है, सुरक्षित पाइपलाइन की निकासी की जा रही है। आप देखेंगे नगर निगम द्वारा सुरक्षित पाइपलाइन का प्रयोग किया जा रहा है और जो भी गंदगी होती है उसको हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और जल व्यवस्था को आपने देखा होगा, सीवर टैंक, सीवर ट्रीटमेंट, विभिन्न प्रकार के प्लांट बनाए जाते थे, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर, यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल भी साथ-साथ देते दे जब दे मतलब हम दे सकते हैं यहाँ पर। आपको ये साथ में देते रहना है। तो इससे क्या होगा कि उसको ये आइडिया रहेगा कि आप बता सकते थे बहुत सारा, लेकिन पेज ही कम है और आंसर में इतना ही लिखना है। तो उसको एक आइडिया हो जाएगा, बहुत सारी इसको जानकारी थी बच्चे की। तो और आगे यहाँ देखिए 2 नगरों में विभाजन था, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं बड़े शहर हैं और छोटे शहर हैं। तो छोटे शहरों का भी विकास किया जा रहा है, बड़े शहरों का विकास किया जा रहा है। देखिए आप जान रहे हैं कि बड़े शहरों में पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या पहुँच चुकी है, बहुत दबाव है, तो छोटे शहरों का अब डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। छोटे शहर जो बड़े शहरों के लिए आर्थिक विकास का काम करते हैं, एग्रीकल्चर को प्रोडक्ट देते हैं वहाँ पर, है ना? छोटे शहर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, वो शहरों को पहुँचाते हैं। इस प्रकार से कहीं न कहीं वो चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। मैंने यहाँ 4 पॉइंट दिखाए, 4 पॉइंट ये हो गए, एक साथ हो गया, उसको बहुत भटकना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत चीज़ें समझ जाएगा कि आप उसको क्या बताना चाहते हैं और आप कैसे प्रूव करना चाहते हैं कि जो पुरानी जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, वो नगरीय व्यवस्था आज भी उसी प्रकार की नगरीय व्यवस्था को कहीं न कहीं वो यूज़ करता है। तो इस प्रकार से यहीं पर आप उसको चीज़ों को समझा सकते हैं। उसके बाद एक बेहतरीन अंत कर सकते हैं। इस प्रकार समीक्षा द्वारा समझा जा सकता है कि हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी और वर्तमान संदर्भ में नगरीय विकास का आधार है। यद्यपि तकनीक के इस युग में नगरीय नियोजन में हम नई चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, डिजिटलीकरण, परिवहन, बिजली आदि अन्य मानक भी जुड़ गए हैं। सरकारों द्वारा स्मार्ट सिटी योजना चलाई जा रही है, आप जानते हैं। आवास योजना है, नगर पालिका है, स्थानीय स्वशासन है, नगरीय नियोजन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसी चीज़ों को भी इसमें चलाया जा रहा है। आप इसमें ऐड ऑन करके एक बेहतरीन आंसर एंड कर सकते हैं।
अब ये 8 नंबर में आता है तो आपको ये सब लिख देना है और बेहतरीन तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको एवरेज जो है ना 4 मार्क्स तक, मैं मानता हूँ आपको 4 मार्क्स तक आपको मिल जाना चाहिए, 3 से लेकर 4 मार्क्स तक। अगर उसको बहुत अच्छा आंसर लग जाता है तो वो खुद दे सकता है 5, तो आप ये मान के चलिए आपको अपने 3 से 4 मार्क्स ही यहाँ पर एवरेज जोड़ने हैं, 3 मिनिमम और 4 मैक्सिमम। अब वो आपको 5 या 6 भी दे सकता है, तो आपको 5 या 6 से मार्जिन कंपेरिजन नहीं करना है, आपको 3-4 से ही करना है, ताकि आप अपनी तैयारी में 100% दे सकें। ये आपका एक्स्ट्रा एज है। अगर ये आपको मिल जाता है तो बहुत ही शानदार बात है, आपकी रैंक बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजों को बड़ा ध्यान देकर करना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कालीन समाज का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अब इसमें सीधा समाज का संक्षिप्त वर्णन करना है, डायरेक्ट पूछा गया है। तो मैंने लिख दिया वैदिक काल में ऋग वैदिक काल इतना इतना और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अब समाज के क्या आधार हो सकते हैं, यहाँ मैंने आधार बीच में बनाया, आप साइड में बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हालांकि मैं भी साइड में बनाता इसको, इस तरीके से बहुत ठीक नहीं पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो ऐसा ही बना सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है ना। एक्चुअली पेज छोटा सा हो जाता है ना, तो अगर ये बीच में ये आधार बना देते हैं तो फिर देखने में शायद इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि आप पटरी का इस्तेमाल वहां शायद ही कर पाए, इतना समय नहीं होता है हमारे पास। तो अर्थव्यवस्था में क्या आधार थे, तो पशुपालन देख लिया, गायों की अधिक संख्या थी, संपत्ति थी। उत्तर वैदिक में यही चीज थोड़ा सा चेंज हो जाती है, कृषि खाद्यान्न। वर्ण व्यवस्था को मैंने अलग आधार बनाया है, स्थायी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे स्थायी हो जाती है। कर्म के आधार पर विभाजन था, या जन्म आधारित हो जाता है। महिला पर आपको थोड़ा सा देना है जो, महिला पे आपको अलग अलग चीजें बतानी है दोनों तरफ। ये सब चीजें थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देंगे, लोपा मुद्रा घोषा, और यहाँ पर सापेक्ष रूप से महिला की गिरावट आती है, कोई बहुत बड़ी महिला का यहाँ नाम नहीं देखने को मिलता, जैसे आपके ऋग वैदिक काल में लोपा मुद्रा वगैरह का था। राजनीतिक क्या चीजें थी, यहाँ पर सभा महत्वपूर्ण थी, समिति के साथ सलाह पूर्व कार्य करती थी, लेकिन यहाँ समिति अधिक महत्वपूर्ण हो गई, महिलाओं को समिति की सदस्यता नहीं दी जाती थी। ये बात भी आपको थोड़ा थोड़ा बतानी है, इंपॉर्टेंट है। विवाह एक पवित्र बंधन था, विधवा नियोग विवाह का भी प्रचलन था, यहाँ पर विधवा नियोग विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल की प्रमुख विशेषता गोत्र प्रथा का शुरू होना था, एक गोत्र वाले विवाह नहीं कर सकते थे। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और आप इस तरीके से एक कंपेरिजन यहाँ पे कर सकते हैं समाज का। और इसके बाद आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ऊपर दोनों स्थितियों का हम लोगों ने अंतर देख लिया है, इस प्रकार से समझा सकता है कि कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल जो है वो कम शोषणकारी प्रतीत होता है उत्तर वैदिक काल की तुलना में। या वर्तमान से आप चीजें जोड़ सकते हैं कि वर्तमान जिस प्रकार से लोकतंत्र में हम अधिकारों की बात करते हैं, वैसे कहीं ना कहीं ऋग्वेद में भी इस प्रकार के अधिकारों की बात होती थी। तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो गया, और उसको स्पष्ट दिख जाएगा यहाँ पर कि आपने अर्थव्यवस्था को आधार बनाकर आंसर दिया है, और आपने वर्ण व्यवस्था को आधार बनाकर आंसर दिया है, महिला को दिया है, राजनीतिक दिया है, विवाह। 5-6 कारण आपने लिख दिए, बहुत है ना, क्योंकि आपको यहाँ 8 नंबर में से ही प्राप्त करने हैं 3-4। कितना भी आप अच्छा लिख दें, कितना भी आप अच्छा लिख दें, यहाँ पर आपको बहुत मार्जिन नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं कि 7 नंबर देने वाले, ऐसा नहीं है। आपको नंबर आपको 4 या 5 ही देगा, क्योंकि उससे ज्यादा नंबर तो शायद ही दे, है ना, इससे ज्यादा देने की संभावना भी नहीं, संभावना भी नहीं बनती है। इस प्रकार की चीजें जो है वो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको 2 आंसर यहाँ पर GS1 में लिख कर दिखाया है कि किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग पे और जो चीजें रहती हैं वो मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा, और मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए थे, और कैसे आंसर राइटिंग को मैंने और प्रैक्टिस किया था। और जब मैंने सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी, तो वहां पर मैंने कैसे आंसर राइटिंग लिखी थी, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आज अभी इतना ही रखेंगे, फिर GS1 में इतना ही था। फिर आपसे मुलाकात होगी, और भी चर्चा करेंगे हम अन्य विषयों पर भी। तो आज इतना ही रखते हैं, नमस्कार।